हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो हमारी साध्य पीएससी एकेडमी की एप्लीकेशन पर लगातार क्लासेस हो रही है, उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग यूनिट है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन के संविधान को समझा। इसके बाद जो पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, जिसमें हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल से जाना। आज के इस क्लास में हम लोग एक ऐसे ही काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रणाली में से एक है, और वो है स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम। तो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हुए इसके पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सरकारें किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि स्कूल लेक्चरर जिसका एग्जाम 29 नवंबर को होना है 2026 में, और सहायक शिक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी ने देखा होगा। शिक्षक भर्ती की अगर हम लोग बात करें, उसके भी अलग अलग जो पद हैं उनके विवरण सामने आ चुके हैं। लेक्चरर का नोटिफिकेशन ही आना बाकी है अगर बात करें तो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस की भी काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी लगभग 100 के आसपास पोस्ट आ सकते हैं, ऐसा अनुमानित है। अब एग्जैक्ट कितने पद आ रहे हैं वो तो नोटिफिकेशन आने पर ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम लोग बारीकी से संविधान को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। किसके संविधान को? स्विट्जरलैंड के संविधान को। और संविधान के हिसाब से जो यहाँ पर सरकार का गठन किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। अब आपको पता है स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, स्विट्जरलैंड के जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। जनरली यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल अगर आज के समय पर पूरे विश्व में कोई कंट्री है तो वो है स्विट्जरलैंड। बाकी हर जगह आपको डेमोक्रेसी देखने को तो जरूर मिल जाएगी, हर जगह बोलने का मतलब मैक्सिमम जगहों पर, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी वो किस टाइप की है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसको अगर मैं बेसिक से अगर समझाऊं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है वो स्वयं निर्णय लेने में पार्टिसिपेट कर रही है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या करती है? पहले अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और फिर वो प्रतिनिधि जो है पूरी जनता के बिहाफ में नियम कानून बनाते हैं, नीति निर्माण का कार्य करते हैं। जैसा कि इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है। लगभग जहां भी आप डेमोक्रेसी देखेंगे तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, और कैसे ये व्यवस्था काम करती है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे स्विट्जरलैंड की। दिन फिर स्विट्जरलैंड की विधायिका, जिसे कहा जाता है फेडरल असेंबली, इसके बारे में जानेंगे। स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और कैंटनल व्यवस्था, बेसिकली अगर बात करें ना तो स्विट्जरलैंड में जो राज्य होते हैं ना, स्टेट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कैंटन्स। तो कैंटनल व्यवस्था क्या है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ बेसिक कंपैरिजन करेंगे, लाइक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बेसिक चीजों को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि स्विट्जरलैंड की कार्यप्रणाली अमेरिका और ब्रिटेन से कैसे अलग है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि आपको डेफिनेटली आएगा ही, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको वीडियो पसंद आएगा ही। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन बाय सेक्शन कवर करते हुए चलेंगे। सेक्शन 1 हमारा क्या था? स्विट्जरलैंड की संविधान की संरचना और प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहली बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी करंट में चल रहा है, वो 1999 में लागू हुआ। मतलब बेसिकली 1999 में बनाया गया नया जो संविधान है, जो 2000 से लागू हुआ। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड के नाम में आपको देखने को मिलेगा शब्द कन्फेडरेशन, ठीक है। कन्फेडरेशन शब्द आपको देखने को मिलेगा, बट स्विट्जरलैंड एक कन्फेडरेशन नहीं है, स्विट्जरलैंड एक फेडरेशन है। पहले 1291 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है,
1291 की बात है। स्विट्जरलैंड ना एक कन्फेडरेशन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन को आप हिंदी में बोल सकते हैं परिसंघ। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि परिसंघ या कन्फेडरेशन में क्या होता है, जो संघ सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती जितनी फेडरेशन में होती है। ठीक है, तो यहां पर राज्य जो है वो संघ का मतलब संघ में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन साथ ही राज्यों के पास ये भी पावर होती है कि वो जब चाहे तब एग्जिट ले ले, यानी कि संघ की सदस्यता का त्याग कर दे। तो स्विट्जरलैंड ना पहले एक कन्फेडरेशन हुआ करता था। तीन प्रमुख बेसिकली कैंटन्स आपस में मिल करके एक कन्फेडरेशन का निर्माण किया स्विट्जरलैंड का। ये बात है 1291 की। जैसे एक कैंटन है उरी है ना, एक है स्विज है, एक है उनरवाल्डन। तो ये तीन प्रमुख कैंटन्स जो है वो आपस में मिले। जैसा कि मैंने आपको अमेरिका वाली क्लास में बताया था कि 13 छोटी छोटी कॉलोनीज आपस में मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन किया इन्होंने। और बाद में हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे और भी जो स्टेट्स है वो शामिल होते गए। तो करंट टाइम पर 50 स्टेट्स है। कहां पर? यूएसए की अगर बात करें तो पहले यूएसए भी कन्फेडरेशन हुआ करता था, लेकिन बाद में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1787 में, जो 1789 में लागू हुआ, तो वहां पे फिर यूएसए को कन्फेडरेशन से बदल करके फेडरेशन बनाया गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना यूएसए के कंटेक्स्ट में, तो पहले यूएसए भी कन्फेडरेशन हुआ करता था, जो बाद में फेडरेशन में चेंज हुआ। स्विट्जरलैंड भी पहले कन्फेडरेशन हुआ करता था, जो बाद में फेडरेशन में चेंज हुआ। बट यहां पर एक बात यह है कि पहले भी स्विट्जरलैंड के नाम में कन्फेडरेशन वर्ड था, आज भी स्विट्जरलैंड के नाम में कन्फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल होता है। हालांकि आज के समय पर वो कन्फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन है। ठीक है, तो 1291 में तीन अलग अलग कैंटन्स आपस में मिलकर के एक स्विट्जरलैंड कन्फेडरेशन का निर्माण करते हैं। कन्फेडरेशन मतलब ये तीन जो बेसिकली कैंटन्स जो मैंने आपको बताया, उरी है, स्विट्ज है और उनरवाल्डन है, ये शामिल हुए, एक मजबूत केंद्र का निर्माण इन्होंने किया, है ना, स्विस कन्फेडरेशन जिसे कहा जाता है। और इनके पास ये भी ऑप्शन था कि ये भैया ये सदस्यता को त्याग करके स्विस कन्फेडरेशन से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये परिसंघ हुआ करता था। बाद में फिर धीरे धीरे और भी कई सारे विकासात्मक कार्य देखे गए इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, 1848 का समय काल जो काफी महत्वपूर्ण है। इस समय स्विट्जरलैंड जो है ना कन्फेडरेशन से बदल करके फेडरेशन बना। अब देखो फेडरेशन में क्या हो रहा है, यहां पर केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार भी काफी शक्तिशाली होती है, और राज्य एक बार जब संघ का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर बाहर इसकी सदस्यता को त्याग नहीं सकते। ठीक है, फेडरेशन में केंद्र सरकार काफी पावरफुल होती है, कन्फेडरेशन में ढीला संघ आपको देखने को मिलता है, जहां पर सदस्य भी बन सकते हैं और जब चाहे तब सदस्यता त्याग भी सकते हैं राज्य जो है वो। यहां पर राज्य एक बार सदस्य बन जाए तो सदस्यता का त्याग नहीं कर सकते। यह फेडरेशन का बेस्ट बोल सकते हैं हम लोग क्वालिटी है, जैसा कि आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा। तो स्विट्जरलैंड फेडरेशन तो बन गया, ठीक है, लेकिन नाम में भले ही इसके आज भी कन्फेडरेशन ही हमको देखने को मिलता है। इसके बाद 1874 की बात करें, संविधान में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए, और यहां पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जनमत संग्रह का भी ऑप्शन यहां पर दिया गया, रेफरेंडम बोल सकते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में, जिसका विकल्प जो है वो जनता को दिया गया स्विट्जरलैंड की। ये होता क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे अभी। और फिर फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 1 मिनट, इसके बाद बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 1874 में जो प्रमुख बदलाव किए गए, जिसके द्वारा यहां पर क्या ऑप्शन दिया गया, वैकल्पिक जनमत संग्रह का ऑप्शन दिया गया। और इसके बाद 1999 में यहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वो 1999 में अपनाए गए नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है। 1291 में कन्फेडरेशन की शुरुआत हुई, कन्फेडरेशन बना। इसके बाद 1848 में कन्फेडरेशन से बदल करके इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो गया, फेडरेशन हो गया। ठीक है, जिसमें करंट टाइम पर अगर हम लोग बात करेंगे कितने राज्य हैं, वहां पर राज्यों को कहा जाता है कैंटन्स। तो करंट टाइम पर आपको स्विट्जरलैंड में 26 कैंटन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 26 कैंटन्स, जिसमें से 20 जो है वो फुल कैंटन है और 6 जो है वो हाफ कैंटन है। ठीक है, इनका क्या मतलब है इसको भी समझते हुए चलेंगे आगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। 1999 की अगर हम लोग बात करें, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, नया स्विस का जो संविधान अपनाया गया, उसके कुछ प्रमुख विशेषताओं को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि स्विस संविधान जो है ना, जो 1999 में लागू हुआ नया वाला, उसके तहत बेसिकली क्या किया गया, पुराना जो 1848 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद 1874 में मेजर बदलाव किए गए, तो 1874 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिप्लेस किया गया 1999 के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और यहां पर क्या किया गया, पहली बात तो यह है कि ये लागू कब से हुआ, 18 अप्रैल 1999 को इसको क्या किया जा रहा है, जनमत संग्रह करा करके स्विस जनता जो है वो स्वीकृत कर रही है, अपना रही है। और उसके बाद 1 जनवरी 2000 से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरी तरीके से लागू हो जाता है। ठीक है, जनमत संग्रह कब कराया गया, 18 अप्रैल 1999 को, और लागू हो रहा है फिर ये 1 जनवरी 2000 से। तो अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मोस्टली अगर बात करें हार्डली 26 साल ही हुए हैं। ठीक है, तो इस संविधान की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो एग्जाम में ये बेसिक से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि भैया नया जो संविधान है वो कब बेसिकली इसको लागू किया गया, तो 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ। और जनमत संग्रह कब कराया गया, जनमत संग्रह यहां पर बेसिकली कराया जा रहा है ना, इसका मतलब ये कि जनता से राय ली जा रही है, जनता ने अपने बहुमत से, जैसे हम लोग लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मतदान करते हैं ना, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ये ठीक उसी प्रकार से है कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, वोट दें और संविधान को अपनाना है या ना अपनाना है इस बारे में बात करें अपनी। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली जनता जो है 18 अप्रैल 1999 में क्या कर रही है, मतदान कर रही है, जिसके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और फाइनली इसको लागू किया गया 1 जनवरी 2000 को। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करें स्विस संविधान के अंतर्गत, अगर इसके संरचनात्मक ढांचे की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जैसे हमारे संविधान में आपको पता है जब बनाया गया तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 1 प्रस्तावना थी, है ना। तो ये सब तो मूल संविधान में थे, भारत के अगर मूल संविधान की बात करें तो। और यहां पर स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पर भाग जैसा आपको चीज अगर कहीं पर मिलेगा तो वो है टाइटल्स, यहां पर भाग को कहा जा रहा है टाइटल्स या शीर्षक बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर 6 शीर्षक आपको देखने को मिलेंगे स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आर्टिकल की अगर बात करें, अनुच्छेद, तो यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे मूल रूप से 395, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 196 आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, 6 आपको देखने को मिलेंगे शीर्षक यानी कि टाइटल्स, बोल सकते हो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह ही कंसीडर कर सकते हो इसे। यहां पर 6 शीर्षक है, 196 अगर बात करें अनुच्छेद है, और 1 है यहां पर प्रस्तावना। प्रस्तावना तो एक ही होती है ना। ठीक है, विशेष बात यह है कि आध्यात्मिक बात से प्रस्तावना जो है शुरू होती है। यहां पे आध्यात्मिकता बोलने का मतलब क्या है, जैसे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अगर आप चले जाए तो क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग लाइन तो यही है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहां पर संविधान की भी जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है, भारत की जनता है, क्योंकि भारत की जनता ने ही तो संविधान का निर्माण किया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहां पर लिखा है इन द नेम ऑफ अलमाइटी गॉड, यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर। तो आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा झुकाव यहां पर देखने को मिलता है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि भगवान के नाम पर ये अपने जो संविधान है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक धर्मनिरपेक्षता के दौर में भी अगर देखा जाए, स्विस संविधान अपनी प्रस्तावना की शुरुआत धार्मिक श्रद्धा और ईश्वर के नाम से करता है, जबकि अधिकांश देशों में आपको धर्मनिरपेक्षता का कंटेक्स्ट देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक इंडिया, है ना। अमेरिका में भी इसी प्रकार से देखने को मिलता है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, वहां से स्टार्ट होती जो प्रस्तावना की अगर बात करें तो इंडिया में भी ऐसा होता है, लेकिन यहां पर अलमाइटी गॉड इनके नाम से ईश्वर की प्रार्थना यहां पर की जा रही है बेसिकली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है ना, और इसे बदलना जो है वो सबसे कठिन कामों में से एक है। स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव करना है, सबसे कठिन कामों में से एक है दुनिया में। और यहां पर संविधान को बदलने के लिए जनता की भी मंजूरी जरूरी है। क्या भारत के संविधान को में संशोधन करने के लिए आपकी और मेरी राय मायने रखती है क्या? नहीं रखती। जो प्रतिनिधि हमने इलेक्ट करके भेजे हैं सदन में, केवल वही डिसाइड करेंगे। लेकिन यहां पर स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव करना है तो डबल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। डबल मेजोरिटी मतलब क्या है, एक तो यहां पर जनता का बहुमत भी बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जरूरी है, और दूसरा कैंटनों का बहुमत भी जरूरी है। कैंटन बोलने का मतलब जो स्विट्जरलैंड में राज्य है उन्हें कैंटन कहा जाता है। ठीक है, तो 26 कैंटन है, 26 में से कम 14 कैंटन्स जो है अपनी सहमति देंगे, तभी संविधान को बदला जा सकेगा। लेकिन केवल इनके सहमति से नहीं, जनता के पास भी वोटिंग कराई जाएगी, जनमत संग्रह कराया जाएगा,
और बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जनमत संग्रह कराया गया। अब स्विट्जरलैंड की आबादी तो वैसे काफी आपको देखने को मिलेगी, बट जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि कैंटन आपको पता है कि कितने हैं, 26 है, तो 26 में 14 कैंटन्स की सहमति होनी अनिवार्य है संविधान में संशोधन करने के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं स्विट्जरलैंड की आबादी है 100, ठीक है, तो कम से कम 51 लोगों का समर्थन जरूरी है। कहने का मतलब है यहां पर जनता भी जब वोटिंग करेगी तो बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये दोनों की रिक्वायरमेंट है ना, दोनों मैंडेटरी है, ठीक है, तब जाकर के स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी को कहा जाता है डबल मेजोरिटी का नियम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। लिखित संविधान है, कठोर संविधान है। प्रस्तावना के बारे में जैसा हमने डिस्कस किया, इन द नेम ऑफ अलमाइटी गॉड, इस नाम से बेसिकली शुरुआत होती है प्रस्तावना की यहां पर। इसके अलावा और विशेषता की हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा मैंने बताया कि 196 आर्टिकल है, जिसमें से जो आर्टिकल 1 है इसमें देश का जो आधिकारिक नाम है वो बताया गया है स्विस कन्फेडरेशन। जैसा मैंने बताया ना आपको कि कन्फेडरेशन से बदल करके फेडरेशन है। अब जो कैंटन्स हैं स्विट्जरलैंड में 26 कैंटन्स हैं, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो स्विस कन्फेडरेशन से बाहर हो जाए और स्वतंत्र देश बन जाए, ऐसा उनके पास अधिकार नहीं है, ये वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचर में स्विट्जरलैंड एक फेडरेशन है, हालांकि देश का जो आधिकारिक नाम है उसमें कन्फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल आज भी मिलता है। लेकिन कन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा, ऑलरेडी हमने काफी सारी अपनी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले एप्लीकेशन पर वो क्लासेस देख लेंगे, ठीक है। तो स्विस कन्फेडरेशन ये देश का आधिकारिक नाम है। जैसे हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है, भारत है या इंडिया है, ये दो ऑफिशियल नेम है। इसके अलावा भारत को तो अलग अलग नामों से जाना ही जाता है ना, जैसे आर्यावर्त कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे, हिंदुस्तान कहते हैं, आज भी कह देते हैं, बट वो ऑफिशियल नेम नहीं है। ऑफिशियल नेम है भारत और इंडिया, जो हमारे संविधान में बेसिकली जिस नाम को अपनाया गया है। वैसे ही स्विट्जरलैंड में स्विस कन्फेडरेशन ये नाम को अपनाया गया है आधिकारिक नाम के तौर पर, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि ऐतिहासिक कारणों से ना इसे कन्फेडरेशन कहा जाता है। शुरुआत में 1291 में कन्फेडरेशन बना, तभी से इस शब्दावली का जो प्रचलन है स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा था। तो नया संविधान बना, उसके बावजूद स्विस कन्फेडरेशन नाम को ही अपनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि नेचर की अगर बात करेंगे तो ये एक फेडरेशन है, लेकिन नाम में इसके कन्फेडरेशन है, ठीक है। क्लियर है सभी को? समझ आ रहा है? आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो वीडियो को ना पूरा जरूर देखेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझने को मिले। क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना मेरे भाई, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है वर्ल्ड में। अगर हम लोग बात करें, काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, काफी ऐसे ऐसे सिद्धांत देखने को मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि काश ऐसी चीजें इंडिया में भी हो पाती। अगर इंडिया में ऐसी चीजें होती तो अभी जो रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली देखने को मिलेगी आज के इस क्लास के माध्यम से, जिसमें आप लोग स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व के अधिकांश देशों में आपको क्या देखने को मिलती है? एकल नागरिकता देखने को मिलती है, दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर त्रिस्तरीय नागरिकता आपको देखने को मिलेगी जब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। भारत में आपको एकल नागरिकता देखने को मिलेगी। भारत की एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया कहां से? ब्रिटेन से हमने अपनाया है। अमेरिका में आप चले जाएंगे तो दोहरी नागरिकता है, जहां पर जो व्यक्ति होते हैं, है ना, जो अमेरिका में नागरिक है वो अपनी राज्य के भी नागरिक रहेंगे और देश के नागरिक तो है ही है, तो दोहरी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है, केवल भारतीय नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिहारी हूं, मैं छत्तीसगढ़ी हूं, छत्तीसगढ़िया हूं या मध्य प्रदेश वाला हूं, नहीं, आप मूल निवासी आप हो सकते हो, निवासी बोल सकते हैं आप इसे कि मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं, क्योंकि नागरिकता एक ही है भारत में, भारतीय नागरिकता। स्विट्जरलैंड में त्रिस्तरीय नागरिकता है, ना एकल है ना दोहरी, त्रिस्तरीय। एक तो स्विस कन्फेडरेशन के नागरिक, ठीक है, दूसरा जिस कैंटन में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं वहां के नागरिक, और वहां पर एक तीसरा जो लेवल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कम्यून, ठीक है। सबसे पहले फेडरेशन जो केंद्र सरकार हो गई, उसके बाद बात करें कैंटन, कैंटन मतलब राज्य सरकार है वहां की, और फिर है कम्यून, कम्यून मतलब लोकल गवर्नमेंट्स, जस्ट लाइक इंडिया जैसे पंचायत है, नगरीय निकाय है ना हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज, तो वैसे ही वहां पर कम्यून्स हैं जो वहां पर लोकल गवर्नमेंट की तरह, ठीक है। तो त्रिस्तरीय नागरिकता होती है, एक तो फेडरेशन के भी नागरिक है स्विस कन्फेडरेशन के, दूसरा कैंटन के भी नागरिक है, और तीसरा जिस कम्यून में आते हैं वहां के भी नागरिक है। तो त्रिस्तरीय नागरिकता आपको देखने को मिलेगी कहां पर? स्विट्जरलैंड में। तो काफी
महत्वपूर्ण विशेषता है ये, ऐसी चीजें आपको मतलब कंट्रीज में देखने को नहीं मिलती वर्ल्ड वाइड, लेकिन स्विट्जरलैंड की एक खास विशेषता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतलब चौथी नहीं है, काफी सारी डिस्कस कर चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं निवास करते हैं, ठीक है। जैसे जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, इटालियन भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा रोमन भाषा बोलने वाले हैं। तो यहां पर प्रमुख भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो 4 प्रमुख यहां पर भाषाएं आपको देखने को मिलेगी जिन्हें राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है जर्मन। जो अधिकांश जो आबादी है ना स्विट्जरलैंड की, वो उनमें से अधिकांश जो लोग हैं बेसिकली 62% आबादी यहां पर कौन सी भाषा बोलती है? जर्मन। तो जर्मन आधिकारिक भाषा है। दूसरी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। 23% जो आबादी है स्विट्जरलैंड की वो फ्रेंच भाषा बोलती है। इसके अलावा इटालियन भाषा की अगर हम लोग बात करें तो 8% आबादी यहां पर इटालियन भाषा बोलती है। और रोमन लैंग्वेज की बात करें जिसे रोमांस भी कहा जाता है, ठीक है, रोमांस, वो रोमांस वाले रोमांस की बात नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान में रखना, ये रोमांस की बात कर रहे हैं, पढ़ लेना अच्छे से, नहीं तो अलग दुनिया में चले जाओगे, ठीक है। तो 0.5% जो आबादी है वो रोमांस बोलती है यहां पर, ठीक है। इस भाषा को बेसिकली जो 1999 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया ना, बेसिकली उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इसे दिया गया। उससे पहले 1938 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, बट 1999 में जो नया संविधान बनाया गया उसमें इसको चौथी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया। तो याद रहेगा आपको जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस। रोमांस तो आपको याद रहेगा ही, ठीक है, ये 3 याद कर लेना, ठीक। ये 4 प्रमुख भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया इसका जो शीर्षक 2 है, यानी कि टाइटल 2 या पार्ट 2 आप बोल सकते हो, चैप्टर 2 आप बोल सकते हो, इसमें आर्टिकल नंबर 7 से लेकर के 36 तक यहां पर बताया गया है किसके बारे में? बिल ऑफ राइट्स के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के समान ही आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में आपको पता है पार्ट 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, तो इनके पार्ट 2 में यानी कि टाइटल 2 शीर्षक 2 में बताया गया है बिल ऑफ राइट्स के बारे में, आर्टिकल नंबर 7 से लेकर के 36 तक में, जिसमें प्रमुख यहां पर आपको संवैधानिक अधिकार देखने को मिलेंगे, ह्यूमन डिग्निटी का, मानव गरिमा का, समानता का अधिकार देखने को मिलेगा, इक्वालिटी का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से फंडामेंटल राइट है या बिल ऑफ राइट्स में क्या क्या है, वो तो बेसिक सी चीजें आप सभी को पता ही चल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में आ गया तो आपको याद रखना है कि टाइटल 2 जो है ना उसमें आर्टिकल 7 से लेकर के 36 तक में बिल ऑफ राइट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो बेसिकली स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं सहायकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो आर्टिकल 5A में आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां पर विकेंद्रीकरण, बेसिकली यहां पर पावर यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसके अनुसार क्या होता है, शासन के कार्यों की जिम्मेदारी जो है वो सबसे निचले स्तर से होती है शुरू। समझने थोड़ा इसको अच्छे से, शासन के क्या बोला जा रहा है, कार्यों की जो जिम्मेदारी है वो सबसे निचले स्तर से शुरू होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपरी स्तर पर क्या है, संघ है यानी कि फेडरेशन है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, कैंटन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि राज्य है। और फिर आपको देखने को क्या मिलेंगे, कम्यून्स, ठीक, कम्यून्स देखने को मिलेंगे। तो फेडरेशन है, कैंटन है, कम्यून्स है। जैसे कि भारत में केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, ठीक उसी प्रकार से अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, शासन के कार्यों की जिम्मेदारी जो है वो सबसे निचले स्तर से शुरू होती है। हमारे इंडिया में या विश्व के अधिकांश देशों में अगर आप चले जाएंगे तो शासन के कार्यों की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ऊपरी स्तर से शुरू होती है, पहले संघ सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल गवर्नमेंट, लेकिन यहां पर सबसे निचले स्तर से शुरू हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण विशेषता है ये। तो ध्यान में क्या रखेंगे यहां पर, केंद्रीय सरकार यानी कि जो संघ है, फेडरेशन है, ये केवल उन्हीं कार्यों को अपने हाथ में लेगी जिन्हें स्थानीय सरकार नहीं कर पा रही है, जिन्हें कैंटन्स नहीं कर पा रही है, उन्हीं कार्यों को संघ सरकार अपने हाथों में लेगी। निचले स्तर से जवाबदारी जो है वो शुरू होती है, कौन कौन सी कार्य क्षेत्र किनके किनके पास है, ये ऑलरेडी स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बता दिए गए हैं।
तो वहां पर जो है कार्यों की जो शुरुआत है वो निचले स्तर से शुरू होती है। पहले कम्यून अपने कार्यों को करेगा, फिर कैंटन्स, और अगर काम कम्यून और कैंटन से नहीं हो पा रहा है तो फिर केंद्र सरकार यानी कि फेडरेशन जो है वो काम करेगी बेसिकली। तो ये सहायकता का सिद्धांत इसे कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नाउ सेकंड जो सेक्शन है स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो यहां पर देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और काफी मतलब बेहतरीन चीज है जो दुनिया के और बाकी देशों में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्विट्जरलैंड की एक खास विशेषता है, स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम को जाना जाता है तो इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि स्विट्जरलैंड जो है ना विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहलाता है। ठीक, और यहां पर जनता जो है, मतलब ऐसा होता है ना इंडिया में कि एक बार चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, 5 साल बाद अब भैया फुर्सत, 5 साल बाद देखेंगे यार अब क्या करना है क्या नहीं करना है, सरकार अपना काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है, तो भी जनता को झेलना ही पड़ेगा, जो झेलते ही है ऑब्वियसली यहां भी, चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में जनता जब एक बार चुनाव में पार्टिसिपेट करती है उसके बाद भी जनता के पास काफी महत्वपूर्ण मामलों में मत देने का अधिकार होता है। इनिशिएटिव देखेंगे, रेफरेंडम यहां पर देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो यह है कि जनता के पास सीधा संप्रभु अधिकार है। जनता जो है ना यहाँ की पार्लियामेंट, फेडरल असेंबली जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा किसी भी बनाए गए कानून को पलट सकती है। संविधान में नया कानून जोड़ने का अधिकार भी बेसिकली नागरिकों के पास है। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य है जनता कर सकती है, और इसके लिए 3 प्रमुख यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो स्विट्जरलैंड के नागरिकों के पास है। कौन कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट हैं? सबसे पहला है पॉपुलर इनिशिएटिव, जिसे कहा जाता है नागरिक पहल, यानी कि नागरिक अपने से पहल करेंगे कानून बनाने के लिए बेसिकली। दूसरा है ऑप्शनल रेफरेंडम, यानी कि वैकल्पिक जनमत संग्रह। जनमत संग्रह तो होगा, जनता की राय तो ली जाएगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। और तीसरा क्या देखते हैं? मैंडेटरी रेफरेंडम। ये जो रेफरेंडम है ये अनिवार्य है, जनमत संग्रह कराना अनिवार्य है। जैसे कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो यहां पर जनमत संग्रह अनिवार्य है, बिना जनता के मर्जी के यहां पर संविधान बदला नहीं जा सकता। तो ये मैंडेटरी है। तो तीनों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलर इनिशिएटिव, जिसे नागरिक पहल कहा जाता है या लोकप्रिय पहल भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, देश के जो नागरिक हैं स्विट्जरलैंड के, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सीधे संविधान में संशोधन करने या नया संवैधानिक नियम जोड़ने की बेसिकली सकारात्मक पावर जो है उनके पास है। ठीक है, यदि संसद कोई कानून नहीं बना रही है या किसी मुद्दे की अनदेखी कर रही है तो नागरिक क्या कर सकते हैं? खुद पहल करके पूरे देश से वोट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहां भी होता है ना ऐसा बेसिकली इंडिया में जैसे क्या होता है, हम लोग चाहते हैं सरकार से, यार सरकार कुछ नियम कानून बनाए इस पर्टिकुलर मैटर पर, और सरकार मान लो नहीं बना रही है, तो जनता हमारे इंडिया में तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। चाहते तो हैं कि यार इस बारे में कुछ कानून आ जाए। जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाए तो निर्भया बेसिकली जो केस हुआ था उसके बाद हम लोग चाहते थे सभी कि काफी मजबूत कानून आए। हालांकि कानून बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जितनी तेजी से बेसिकली जो नागरिक है जो चीज चाहते हैं, सरकार कई बार क्या करती है ना, डिले कर देती है ना चीजों को करने में। अभी जैसे कि नीट पेपर जब लीक हुआ, तब फिर पेपर लीक पर जो सजा के जो प्रावधान है इससे जुड़े व्यक्तियों के लिए, ठीक है, तो वो और ज्यादा कड़े किए गए हैं ताकि भाई फ्यूचर में पेपर लीक ना हो। लेकिन ये पहली बार तो लीक नहीं हुआ ना, इससे पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है, तो कानून बनाने में इतना डिले क्यों? तो यहां पर ये ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में नागरिकों के पास कि जब उन्हें लग रहा है कि भैया कानून बनाना है, एक नया कानून लाना चाहिए, और वहां की जो बेसिकली फेडरल असेंबली जो वहां की पार्लियामेंट है वो काम नहीं कर रही है, तो नागरिक जो है वो खुद से पहल करके बेसिकली क्या कर सकते हैं? पूरे देश से वोट करवा सकते हैं। इसे क्या कहा जा रहा है? इनिशिएटिव। कौन इनिशिएट कर रहा है? स्विट्जरलैंड के नागरिक अपने से इनिशिएट कर रहे हैं कानून बनाने के लिए। हालांकि कानून बनाने का काम किसका है? फेडरल असेंबली का, पार्लियामेंट का यहाँ की। लेकिन पहल कौन कर रहा है? नागरिक कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ये ऑप्शन है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है नागरिकों को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काश ऐसी पावर हमें भी दी गई होती तो हम भी ऐसे कुछ फैसले जो है ले पाते सब मिलजुल कर, है ना। बट यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चीज देखने को मिलती है। इसके तहत बेसिकली प्रक्रिया क्या होगी प्रक्रिया क्या होगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि नागरिक समूह जो है वो संविधान में बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा?
18 महीने के भीतर 1 लाख योग्य स्विस नागरिकों के हस्ताक्षर जुटाने पड़ेंगे। एक पहले ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, उस ड्राफ्ट पर बेसिकली 1 लाख स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं उनके हस्ताक्षर जुटाने पड़ेंगे, और ये सब काम करना है 18 महीने के भीतर। और इसके बाद क्या हो गया, हस्ताक्षर पूरा हो जाएगा तब सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा इसे, है ना। हस्ताक्षर हो गया पूरा 1 लाख, 18 महीने के भीतर, समय सीमा के भीतर हो गया है, सरकार ने भी इसका सत्यापन कर दिया है। देन इसके बाद क्या हो गया, पूरे देश में कराया जाएगा क्या, जनमत संग्रह, रेफरेंडम, और उसके बाद ही चीजें जो है वो संशोधित की जा सकेंगी। तो ये बेसिकली इनिशिएटिव की अगर हम लोग बात करें ना, जो सबसे पहला हमने देखा नागरिक पहल, पॉपुलर इनिशिएटिव। संसद अपना काम नहीं कर रही है तो नागरिक स्वयं से पहल कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है इनके पास। कैसे करेंगे, 18 महीने के भीतर 1 लाख हस्ताक्षर इन्हें जुटाने पड़ेंगे, देन सरकार इसको वेरीफाई करेगी और उसके बाद फिर जनमत संग्रह जो है वो कराया जाएगा पूरे देश में, ठीक है। यदि जनमत संग्रह में देश की बहुसंख्यक जनता और अधिकांश राज्य, जिन्हें स्विट्जरलैंड में कहा जाता है कैंटन, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन करना है ना, तो यहां पर क्या करना है, जनता का भी बहुमत चाहिए और कैंटन का भी बहुमत चाहिए। दोनों अगर प्राप्त कर लेता है तो सीधे संविधान का वो हिस्सा बन जाता है, भले ही देश की संसद या सरकार उसके खिलाफ रही हो। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है ना, आप सोच कर देखिए कितनी अच्छी चीज है। यहां पर सरकार खिलाफ है, संसद खिलाफ है, बट बावजूद इसके अगर अधिकांश कैंटन ने, 26 कैंटन है तो आधे से ज्यादा यानी कि 14 कैंटन ने अगर समर्थन दे दिया, स्विट्जरलैंड के जितने भी नागरिकों ने जनमत संग्रह में हिस्सा लिया उसमें भी बहुमत के आधार पर फैसला अगर हो गया, तो भले ही सरकार खिलाफ है, संसद खिलाफ है, लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और इसी प्रकार का बेसिकली एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है जिसमें क्या किया गया था, 2016 की बात है, स्विस नागरिकों ने एक पहल शुरू किया है ना, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट दिया गया। कुछ नागरिकों ने बेसिकली एक ड्राफ्ट बनाया कि यार यूनिवर्सल बेसिक इनकम ना सबको मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब सबको समान पैसा मिलना चाहिए, भले वो कुछ काम धंधा करे ना करे, उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। तो नागरिकों को बिना किसी शर्त के राज्य द्वारा मासिक तय आय दी जाए, ये कुछ लोगों का ऐसा तर्क था, तो उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया, ठीक। अब अल्टीमेटली आपको पता है कि 18 महीने के भीतर 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने पड़ेंगे, वो सरकार ने सत्यापन किया, फिर उसके बाद बेसिकली जनमत संग्रह कराया गया। लेकिन जब जनमत संग्रह कराया गया ना, तो यहां पर क्या हुआ, जनता ने इसे वोट देकर खारिज कर दिया, ठीक है। अगर सोचो ये जनमत संग्रह इंडिया में होता तो ये खारिज होता कि पास होता, भाई अगर इंडिया में होता ना तो डेफिनेटली पास हो जाता, खारिज नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग चाहते थे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाए, ठीक है, राज्य सरकार जो है बेसिकली क्या करे, सभी को एक फिक्स जो है इनकम जो है वो प्रदान करे, डिस्पाइट कि वो कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अलग मैटर है, सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना है। ये पहल शुरू की गई थी, लेकिन जनमत संग्रह में इसे खारिज कर दिया गया। अगर यही जनमत संग्रह भारत में होता तो मतलब ऐसा रहता ना कि सबको हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा और जनमत संग्रह कराया जाए, भाई मतलब कोई गारंटीड है यहाँ पर कि वो फेल होता ही नहीं, वो पास ही हो जाता है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड है ना, ये थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में भी काफी अंतर है, लिटरेसी रेट में भी काफी अंतर है, समझ पा रहे हैं। अगर सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाएगी तो लोग जो है ऐसे ही निठल्ले हो जाएंगे भाई, बेरोजगार है और कुछ आगे भी काम करने की मंशा नहीं रहेगी, है ना। तो बेसिकली जो बोल सकते हैं हम लोग, इफिशियंसी जो है लोगों की वो ना खत्म हो जाती है अगर इस प्रकार से एक फिक्स इनकम आपको मिलती रहेगी। आपका जो टैलेंट है अगर कुछ है भी तो खत्म हो जाएगा, फिर आप कुछ करना चाहोगे नहीं, ऐसे ही पैसा आ रहा है। हालांकि 1,000 में आप सोचोगे क्या होगा यार 1,000 महीना, ठीक है आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई सारी हमारी आबादी ऐसी है देश में जो उतने में ही खुश हो जाएगी, है ना, तो फिर काम धंधा वो करेगी नहीं। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज को वहां के नागरिकों ने समझा, तभी जाकर इसे खारिज किया। तो ये एक बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलर इनिशिएटिव का एग्जांपल है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑप्शनल रेफरेंडम, वैकल्पिक जनमत संग्रह, ठीक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत 3 अलग अलग चीजें हैं। पहले हमने देखा पॉपुलर इनिशिएटिव, अब देख रहे हैं ऑप्शनल रेफरेंडम, और इसके बाद देखेंगे मैंडेटरी रेफरेंडम। तो ऑप्शनल रेफरेंडम में क्या हो रहा है, यह उपकरण संसद द्वारा पास किए गए साधारण कानून पर जनता को वीटो पावर यानी कि रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद ने अगर कोई कानून पास किया
तो वो तुरंत लागू नहीं होता यहाँ पर। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, कानून बनाया पार्लियामेंट ने, लागू किया, लागू हो गया, जनता की राय पूछी गई क्या, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर फेडरल असेंबली ने कोई लॉ बनाया है वो तुरंत लागू नहीं होगा। अब जनता के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो इस कानून को रद्द कर दे। तो ये ऑप्शनल रेफरेंडम है ना। यहां पर क्या हो रहा है, यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे जनता असंतुष्ट है तो जनता उसे लागू होने से रोक सकती है। कैसे रोकेगी, प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि 100 दिन की समय सीमा दी जाती है। जब भी फेडरल असेंबली कोई नया कानून बनाती है तो तुरंत लागू नहीं होता, 100 दिन का समय होता है स्विट्जरलैंड के नागरिकों के पास, है ना। 100 दिन में क्या करना है, इन 100 दिनों के भीतर अगर 50,000 जो नागरिक हैं, या तो 50,000 नागरिक या फिर 8 कैंटन, शब्द बीच में क्या है, या बोलने का मतलब है या तो 50,000 नागरिक अगर बेसिकली क्या कर दे, अपना समर्थन दे दे, है ना, हस्ताक्षर करके विरोध प्रदर्शन करे अगर कानून के खिलाफ, ये एक मैटर हो गया, या फिर 8 कैंटन जो है, टोटल 26 कैंटन है, 8 कैंटन क्या कर दे, उसको विरोध करे, तो उस कानून पर पूरे देश में क्या करे, क्या करना पड़ेगा, मतदान, यानी कि अगेन जनमत संग्रह। ठीक, ये वैकल्पिक क्यों है, क्योंकि जनता के पास विकल्प है, वो चाहे तो कर सकती है, चाहे तो ना भी करे, है ना। तो संसद ने कानून बनाया, तुरंत लागू नहीं होगा, 100 दिन का समय है, 100 दिन के भीतर अगर स्विट्जरलैंड के 50,000 नागरिक ने अपना विरोध दर्ज किया, हस्ताक्षर किया, भैया हम इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते, या फिर 8 कैंटन, 26 कैंटन है, 26 में से अगर 8 कैंटन जो है इसके बारे में अगर विरोध प्रदर्शन दर्ज करे, अपना विरोध प्रदर्शित करे, है ना, इसको लागू करने से मना करे, तब की केस में क्या होगा, पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड में इस कानून के लिए, इस पर्टिकुलर कानून के लिए क्या करना पड़ेगा, जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। इसको कहा जाता है ऑप्शनल रेफरेंडम। आई बात समझ में। तो हमारे इंडिया में तो तुरंत कानून लागू हो जाता है, यहां पर ऐसे नहीं, नागरिकों के पास भी ऑप्शन है, भैया कानून को रद्द कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन इंडिया में होता तो सोचो क्या होता। जो कृषि कानून बनाया गया था 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, वहां पर आपने बेसिकली क्या देखा, कृषि कानून जो बेसिकली बनाया गया उसको सरकार ने बाद में, किसानों ने प्रोटेस्ट किया तब जाकर के वापस लिया। अगर ये ऑप्शन जनता के पास होता तो हो सकता है जनता इसको बेसिकली ऑप्शनल रेफरेंडम के तहत पहले ही खारिज कर देती। तो काफी सारी ऐसी चीजें ना जो आपको पढ़कर अच्छा भी लग रहा होगा, आप सोच भी रहे होगे काश ऐसा इंडिया में होता। तो ये जो काश ऐसा इंडिया में होता, ये हम तब जानते हैं जब हम विश्व के अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तब जाकर के हमको समझ में आता है कि यार स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था है ना वो ज्यादा अच्छी है, काश ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए। या अमेरिका में सिस्टम है ना, ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स किसके अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है ना पॉलिटिकल सिस्टम है उसका, तो काफी सारी चीजें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है ना। तो ये ऑप्शनल रेफरेंडम के तहत बेसिकली हम बात कर रहे थे। अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जनमत संग्रह में देश की बहुसंख्यक जनता उस कानून के खिलाफ वोट दे देती है, जनमत संग्रह कराया जाएगा। अब जैसे कि 100 लोग हैं जनमत संग्रह में, 100 का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, वैसे तो करोड़ों में आबादी आपको देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड में, लेकिन 100 लोग अगर फॉर एग्जांपल, और अगर 51 लोगों ने मतलब उसका विरोध किया, ठीक है, तो फिर वो जो कानून है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब बताओ, पार्लियामेंट ने कानून जो बनाया है उस कानून को जनता रद्द कर सकती, कितना बेहतरीन सिस्टम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्या, बिल्कुल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। 2021 में बेसिकली फेडरल असेंबली जो है स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट, उसने क्या किया, कोविड-19 महामारी से जुड़े कड़े नियम बनाए और पास सिस्टम पर जनमत संग्रह की मांग की गई, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं जो स्विट्जरलैंड की जो पार्लियामेंट है, और कोविड-19 जब आया था तो आपको पता है कि कोविड-19 जो महामारी है, एपिडेमिक है, उसे रोकने के लिए अलग अलग प्रयास सभी देशों की सरकार कर रही थी, है ना। यहां पर बेसिकली पास सिस्टम बनाया गया था, ठीक, जिस पर जनमत संग्रह की मांग की गई थी, ऑप्शनल रेफरेंडम की मांग की गई। मतलब या तो यहाँ पर 50,000 नागरिकों ने बेसिकली अपना विरोध दर्ज किया, या फिर 8 कैंटन जो थे यहाँ पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, तब जाकर यहाँ पर ऑप्शनल रेफरेंडम की मांग की गई। अब जब रेफरेंडम हुआ यहाँ पर पे जनमत संग्रह हुआ, तो फिर क्या हुआ, मतदान में जनता ने सरकार के समर्थन में वोट दिया, ठीक। जरूरी नहीं है कि 50,000 जनता विरोध प्रदर्शन करे, इसका मतलब जनमत संग्रह कराएंगे तो उसके विरोध में ही वोट आएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। सरकार भी कुछ काम करी तो सोच विचार करके करेगी, तो मतलब अधिकांश जो आबादी है
सभी के पास निर्णय लेने की शक्ति है। तो बहुमत के आधार पर क्या फैसला हुआ जनमत संग्रह में कि सरकार के द्वारा जो बनाया गया जो कानून है वो सही है। तो जनमत संग्रह में क्या किया गया, इसके समर्थन में वोट दिया गया और जो कानून है वो देश में लागू हुआ फिर। ठीक, तो ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है ऑप्शनल रेफरेंडम के तहत। तीसरा और अंतिम जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है वो है मैंडेटरी रेफरेंडम, अनिवार्य जनमत संग्रह। यहां पर जनमत संग्रह कराना ही कराना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि संविधान की बात करें और देश की संप्रभुता से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं उन सभी के लिए यहां पर मैंडेटरी है कि जनमत संग्रह यानी कि जनता से राय ली ही जाएगी। जैसे कि संविधान में अगर बदलाव करना है या अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसमें शामिल होना है या उससे बाहर होना है, इस प्रकार के जितने भी निर्णय हैं उन पर जनता की जो राय है वो लेनी आवश्यक है, केवल सरकार डिसाइड नहीं कर सकती। ठीक है, इसी कारण से स्विट्जरलैंड जो है ना काफी टाइम तक एक तटस्थ देश के रूप में रहा, जो यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर पहले नहीं हुआ करता था, बाद में उसने ज्वाइन किया, यूरोपियन यूनियन को भी बाद में ज्वाइन किया, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक, तो मतलब अनबायस्ड, स्विट्जरलैंड को अनबायस्ड कहा जाता है बेसिकली जनरली। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी संविधान में बदलाव करने हैं, सब में जनता की राय लेनी है। और जनता की राय लेने का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड जो है बेसिकली मतलब एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना चाहता। ऐतिहासिक काल से अगर देखें तो इनका जो रवैया इसी प्रकार से रहे, तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं, शांति प्रिय कंट्री है, ना युद्ध में उलझने की कोशिश करते हैं ना कुछ, शांति प्रिय यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंडेटरी आपको रेफरेंडम देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, संवैधानिक रूप से जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव अगर करने हैं या अंतरराष्ट्रीय संगठन में अगर शामिल होना है या बाहर होना है तो इन सब के लिए नागरिक के हस्ताक्षर की आवश्यकता जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जनसंख्या का बहुमत। ठीक है, जो देश के जितने भी कुल मतदाता आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आधे से अधिक 50% प्लस 1 वोट जो है वो पक्ष में होने चाहिए और साथ में कैंटन्स का भी बहुमत चाहिए। 26 कैंटन है तो आधे से अधिक कैंटन का समर्थन होना जरूरी है, तब जाकर के जो जनमत संग्रह है वो बेसिकली पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड का वर्ष 2002 और बेसिकली अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व पहले सदस्य नहीं था, 2002 में जो है स्विट्जरलैंड जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। ठीक है, और वो मेंबर कैसे बना, जनमत संग्रह के द्वारा ही। ठीक, जनता और राज्यों की मंजूरी, एक तो जनता ने भी समर्थन दिया और दूसरा राज्यों ने भी समर्थन दिया। ये मैंडेटरी रेफरेंडम की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंडेटरी रेफरेंडम में क्या हो रहा है, जनता की भी मर्जी आवश्यक है और कैंटन्स की भी मर्जी आवश्यक है, तभी संविधान में बदलाव किया जा पाएगा, तभी महत्वपूर्ण संधि समझौतों के अंतर्गत जो चीजें हैं वो की जा सकेंगी। यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना है, 2002 में मेंबर बना, उससे पहले नहीं था। तो 2002 में मेंबर कैसे बना, जनता ने भी अपनी सहमति दी रेफरेंडम में, 50% प्लस 1 वोट मिनिमम, और आधे से अधिक कैंटन्स ने अपनी सहमति दी, तब जाकर के स्विट्जरलैंड जो है वो औपचारिक रूप से शामिल हो पाया किसमें, यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, 3 प्रकार हमने डिस्कस किए, पॉपुलर इनिशिएटिव, ऑप्शनल रेफरेंडम और है मैंडेटरी रेफरेंडम। ठीक है, मैंडेटरी रेफरेंडम में कैसे हो रहा है, किन मैटर्स में चाहिए, संवैधानिक बदलाव की स्थिति में चाहिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना है नहीं होना है उस मैटर में चाहिए, और यहां पर जनता और प्लस कैंटन्स सभी का बहुमत जरूरी है। याद रहेगा, समझ आ गया। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया बेसिकली प्रक्रिया क्या है, ऑप्शनल रेफरेंडम की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, मैंडेटरी रेफरेंडम की प्रक्रिया क्या है। तो ये सबको ध्यान में रखना है आपको। 18 महीने के भीतर 1 लाख वोट, है ना, या 100 दिन के भीतर 50,000 वोट, तो ये सबको ध्यान में रखना है किसके मैटर में क्या चाहिए। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तीसरा सेक्शन है संघीय कार्यपालिका, जिसे बहुल कार्यपालिका यानी कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव ही कहा जाता है। अब यहां की जो कार्यपालिका है मेरे भाई, वो सबसे मतलब बेस्ट बोल सकते हो, मतलब बेस्ट टाइप से है बोल सकते हो। ठीक है, काफी अच्छी यहां पर कार्यपालिका का एग्जांपल देखने को मिलता है। जैसे विश्व के काफी सारे देश है, काफी सारे क्या, लगभग सभी देश में कोई ना कोई एक हेड होता है,
जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, तो सरकार का प्रमुख है प्राइम मिनिस्टर, ठीक। राष्ट्र का प्रमुख है बेसिकली प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इंग्लैंड में अगर चले जाएंगे तो राष्ट्र के प्रमुख वहां पर है क्राउन, राजा रानी जो भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर सरकार के प्रमुख। अमेरिका में चले जाएंगे तो प्रेसिडेंट ही है, सरकार के भी प्रमुख, राज्य के भी प्रमुख। यहां पे कौन है? यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका, कोई एक प्रमुख नहीं है, ठीक है। यहां पर यहाँ की अगर कार्यपालिका को अगर हम लोग समझे, सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका को अगर हम लोग समझे ना, तो यहां पर कोई एक मुख्य बॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपको एकदम देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि यहां पर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। यहां पर कोई एक सर्वोपरि नेता आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर 7 सदस्यों की एक सर्वोच्च समिति देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाता है फेडरल काउंसिल यानी कि संघीय परिषद। इसे एक और नाम से जाना जाता है बुंडेसरैट, ठीक है। बुंडेसरैट इसे कहा जाता है, या फेडरल काउंसिल आप इसे बोल सकते हो, जिसमें 7 आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 7 मेंबर्स जो मिलकर के देश चलाते हैं, आप बोल सकते हो 7 मंत्री हैं, ठीक इसी प्रकार से। और 7 मंत्री है ना, ये 7 मेंबर्स है फेडरल काउंसिल की अगर हम लोग बात करें, तो कोई एक जो है वो क्या रहता है? प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। कोई एक क्या रहेगा? प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक। और वो इसका जो कार्यकाल है ना, देखो ये जो 7 लोग जो मिलकर के काम चला रहे हैं, पूरे देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, जो कार्यपालिका है, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है कितना? 4 वर्ष का। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें फेडरल काउंसिल की, बुंडेसरैट की बात करें तो, ठीक है। और इनमें से किसी एक को, 7 में से किसी एक को बनाया जाता है प्रेसिडेंट। एक बन जाएगा कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई पावर है? नहीं, कोई पावर नहीं है, सब सेम है ना, सातों के सातों सेम है, बस अलग अलग विभाग दे दिया जाता है। एक संभालेगा विदेश विभाग, एक संभालेगा गृह विभाग, है ना, एक रक्षा विभाग संभाल रहा है। तो इस प्रकार से विभागों का बंटवारा किया जाता है, सातों के सातों के पास सेम पावर है, बट किसी एक को तो बेसिकली नाम देना ही है, तो एक को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट। कोई स्पेशल पावर नहीं होती इनके पास, बस ये अध्यक्षता करते हैं। जब फेडरल काउंसिल की बैठक होंगी तो अध्यक्षता करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी चले जाएगा स्विट्जरलैंड में, तो भाई कोई तो हो जो उनको रिसीव करे, आदर सम्मान करे, तो वो यही प्रेसिडेंट है। तो ये छोटे मोटे काम करते हैं वो, बाकी पावर में सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि मोदी जैसा नहीं है, यहाँ पे मोदी जी के पास पावर ज्यादा है भैया, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री कंपेयर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल, ठीक है। तो गाई परमेलिन जो है ना, अभी 2026 की डेट में अगर हम लोग बात करें तो गाई परमेलिन जो है वो अभी स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है केवल और केवल 1 साल का। 7 लोग टोटल है, मतलब कि 7 में से केवल 4 लोग ही बन पाएंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि 4 साल का तो कार्यकाल ही होता है, उसके बाद तो खत्म, ठीक। आ रही चीजें समझ में? अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो 7 मंत्रियों का समूह आपको देखने को मिलेगा। संसद द्वारा 4 वर्ष का चुनाव किया जाता है ना। सातों जो सदस्य हैं उनका चुनाव स्विस संसद करती है 4 वर्षों के लिए, ठीक। इनको आप मिनिस्टर्स बोल सकते हो सातों को, या सेक्रेटरीज बोल सकते हो, जिसमें से कोई एक प्रेसिडेंट का काम करेगा। और प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल वो होता है मात्र और मात्र 1 साल का, ठीक। सब बाकी जितने भी सब मेंबर हैं सबके पास जो है पावर जो है वो सेम होती है, 100%, कोई ऊपर नीचे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी अच्छी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहाँ पर 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, कोई अतिरिक्त विशेषाधिकार नहीं है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें स्विस राष्ट्रपति के मुख्य कार्य, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरल काउंसिल की जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता करेंगे प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व, कोई त्योहार है यहाँ पर, तब देश के नाम संदेश देंगे ये। विदेशी मेहमान, राजदूत, वही मोदी जी चले जाए या डोनाल्ड ट्रंप चले जाए स्विट्जरलैंड, तो उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। ये कुछ कार्य हैं जो प्रेसिडेंट को करने होते हैं, बाकी ऐसा कोई स्पेशल यहाँ पर पावर उनको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है मैजिक फॉर्मूला, जादुई सूत्र आप बोल सकते हैं इसे हिंदी में। मैजिक फॉर्मूला के तहत क्या हो रहा है, स्विट्जरलैंड में आपको विपक्ष नाम की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। अपने यहां देखने को मिलता है ना, एनडीए की गवर्नमेंट है अभी, गठबंधन सरकार। यूपीए है अभी विपक्ष में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस जिसके लीडर है, मतलब लीड कर रहे हैं। यहां पे यार विपक्ष टाइप का कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण पार्टीज आपको देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड में, है ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, स्विस पीपल्स पार्टी है,
द लिबरल एक पार्टी है यहाँ पर, और इसके अलावा द सेंटर। तो 4 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही पूरे देश की शासन व्यवस्था जो है वो संचालित की जाती है। चारों मिल बांट करके शासन करते हैं। कोई आपको यहाँ पर अलग से विपक्ष की भूमिका में देखने को नहीं मिलेगा। चारों के चारों मिलकर शासन करते हैं। ठीक है, कैसे शासन होता है यहाँ पर मिलकर अगर हम लोग बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो 3 प्रमुख जो बड़ी बड़ी पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका में आपको कितने मेंबर देखने को मिलेंगे, 7। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि 4 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है। चारों के चारों पार्टी जो है मिलजुल कर सत्ता में अपनी भूमिका जो है निभाते हैं। तो टॉप के 3 पार्टीज जो है ना, जिनको ज्यादा वोट मिले, उनको 2 सदस्य जो है मतलब बेसिकली मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका में टोटल 7 लोग होते हैं। यहाँ पर मंत्री और सेक्रेटरी बोले, मंत्री बोले, जो भी बोले, 7 में से 3 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उनमें से 2 मेंबर चले जाएंगे कहां पर, कार्यपालिका में। ठीक है, और चौथी पार्टी का 1 मेंबर जाता है। ठीक, तो 2 2 4 2 6 और 1 हो गया 7। ये 7 मेंबर हो गए। ठीक, पारंपरिक समझौते के तहत क्या होता है, जो पुराना जो ट्रेडिशन चला रहा है स्विट्जरलैंड में, 3 बड़ी पार्टियों को 2 सीटें जाती है और चौथी बड़ी पार्टी को 1 सीट जाती है मंत्रिमंडल में, है ना। और ये सीट जब जाती है तो ये खास ध्यान रखा जाता है कि 7 मंत्रियों में जो 4 प्रमुख यहाँ पर भाषाएं हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालवी है ना, और एक है रोमांस, तो इन सभी का संतुलन जो है वो बना रहे, ये सुनिश्चित किया जाता है। अलग अलग जो लोग जा रहे हैं वो अलग अलग भाषा का प्रतिनिधित्व करे, ताकि जो देश में अलग अलग भाषाएं हैं, ऐसा मत हो ना बाद में भाई कि भाषा को लेकर के विवाद हो जाए लोगों के बीच में। तो सभी को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए ये व्यवस्था जो है वो की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। 4 वर्ष का यहाँ पर पूर्ण स्थायित्व देखने को मिलता है। संसदीय सिस्टम, जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम आप जहां पर भी देखेंगे वर्ल्ड में, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव यानी कि बहुमत प्राप्त जो पार्टी है वो सरकार बनाएगी, और जैसे ही बहुमत कम हुआ या अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो भैया सरकार गिर जाएगी। पार्लियामेंट्री मतलब बोल सकते हम लोग गवर्नमेंट का एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर कार्यपालिका जो है वो यहाँ पर स्थायित्व देखने को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है ना। यहां पर ऐसी अनिश्चितता न रहे करके ही एक अलग सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें क्या हो रहा है, यहां पर 4 वर्ष का पूर्ण स्थायित्व देखने को मिलता है। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई चीज नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव ही नहीं है। सरकार गिर ही नहीं सकती। एक बार सरकार बन गई तो 4 साल चलेगी ही चलेगी। ठीक है, पूर्ण स्थायित्व है। संसद जो है 7 सदस्यों को चुनने के बाद 4 साल से पहले इन्हें नहीं हटा सकती। ठीक है, इसलिए स्विट्जरलैंड को कहा जाता है दुनिया का सबसे स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, स्थिर है। पिछली क्लास में हमने अमेरिका के संविधान के बारे में डिस्कस किया। अमेरिका में भी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 साल का होता है। उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, आपको पता होगा। यहां पर सरकार को हटाने गिराने की कोई व्यवस्था नहीं है, स्थिर सरकार इन्हें कहा जाता है। और 7 लोग हैं, 7 मिलकर के चला रहे हैं शासन, है ना। वहां पर अमेरिका में तो एक ही राष्ट्रपति है जिनका दिमाग सनका हुआ है। ठीक, यहां पर ऐसा नहीं है। किसी एक का दिमाग खराब हो जाएगा तभी 6 लोग हैं, उनका भी खराब हो जाएगा तो 5 लोग हैं। तो है यहां पर व्यवस्था, कोई एक बन जाता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसके पास कोई ऐसा स्पेशल पावर नहीं मिल जाता उसको, और बना भी है तो 1 साल के लिए बना है, रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब मिल करके चलाते हैं। तो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। नाउ डिस्कस करते हैं यहां की पार्लियामेंट के बारे में, संघीय संसद जिसे कहा जाता है फेडरल असेंबली। ठीक है, फेडरल असेंबली की बात करेंगे हम लोग यहां पे। फेडरल असेंबली के अंतर्गत यहां पर आपको 2 सदन देखने को मिलते हैं। एक होती है नेशनल काउंसिल, जो लोअर हाउस आप बोल सकते हैं, और एक होती है राज्यों की परिषद जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे आप अपर हाउस बोल सकते हैं। लेकिन भले ही मैंने लोअर हाउस, अपर हाउस जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, बट यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि दोनों जो सदन है, दोनों की जो पावर है वो 100% सेम है। ऐसा नहीं इंडिया में लोकसभा के पास पावर ज्यादा है, राज्यसभा के पास पावर कम है, या ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास पावर ज्यादा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पावर कम है ना। अमेरिका में भी आप देखेंगे, अमेरिका में बेसिकली बात करेंगे सीनेट के पास भी अच्छी खासी पावर है, बट फिर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर जो है कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो लोअर हाउसेस के पास पावर ज्यादा होते हैं अगर जनरली अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहां पर जो मेंबर्स जो गए होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं करके।
बट यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे ना स्विट्जरलैंड में, तो नेशनल काउंसिल की बात करें चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, दोनों की पावर 100% सेम है। ठीक है, यहां पर जनता और कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये जो नेशनल काउंसिल है। यहां पर जनता जो है डायरेक्टली वोट करके जो अपने प्रतिनिधि हैं उनको पहुंचाती है। और यहां पे अगर हम लोग बात करें, है ना, राज्यों की समानता और संघवाद का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वहां पे जो मेंबर आते हैं वो कैंटन्स के द्वारा आते हैं। कैंटन्स में भी अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधायिका है। जैसे हमारे यहाँ राज्यों में भी विधायिका है ना, छत्तीसगढ़ में विधानमंडल है, मध्य प्रदेश में विधानमंडल है। ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में राज्यों को कहा जा रहा है कैंटन, और कैंटन में भी हर कैंटन की अपनी विधायिका है। तो वहां पे विधायिका से जो मेंबर है वो आ रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, जैसा कि इंडिया में भी होता है राज्यसभा जो है ना। और यहाँ पे नेशनल काउंसिल जहां पर जो लोग आ रहे हो डायरेक्टली चुनाव जीत करके आ रहे हैं। ठीक है, तो फेडरल असेंबली कहा जाता है किसको? स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट को, जिसके दो सदन है, जैसे कि इंडिया की पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर? दोनों की पावर जो है वो 100% बराबर है, कोई एक दूसरे से आगे पीछे नहीं है यहां पे। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। पहले अगर नेशनल काउंसिल की अगर हम लोग बात करें, फेडरल असेंबली के अंतर्गत दो सदन है, तो नेशनल काउंसिल की बात करें तो यहां पर जो आपको मेंबर्स की जो संख्या देखने को मिलेगी वो मिलेगी 200। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको मेंबर्स की संख्या देखने को मिलेगी 46। ठीक है, 46 कैसे? 26 कैंटन है ना। अच्छा चलो उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल की बात करें, 200 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें 4 साल के लिए सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? तो यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो है वो चुनाव कराया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखने को मिलता है। भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखने को मिल रहा है मतलब यार जनता जो है वो काफी ज्यादा साक्षर है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में अवेयर है, तब जा करके यहां पर इस प्रकार से चुनाव व्यवस्था जो है वो कराई जा रही है। अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो ऐतिहासिक समय काल से देखें, और क्योंकि इंडिया में आबादी भी बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। जनसंख्या आधारित सीटें, अधिकांश जनसंख्या वाले कैंटन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ज्यूरिख एक यहाँ पर कैंटन है, तो जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको सीट भी ज्यादा देखने को मिलेगी ज्यूरिख को। ठीक वैसा ही है ना, जैसे कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो भारत को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543 है इंडिया में, यानी कि लोकसभा में 543 है सीटें। क्लियर है? 543 सीट्स है क्योंकि 543 निर्वाचन क्षेत्र है। और पूरे भारत में राज्य भी तो है ना, 28 राज्य हैं एट प्रेजेंट। तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में लोकसभा की कितनी सीट है? 11, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कम है ना मेरे भाई। और उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड है उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर आपको लोकसभा में सीट भी देखने को मिलेगी 80 मिलती है ना। तो ठीक वैसा ही है, जनसंख्या ज्यादा है तो निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिनिधि ज्यादा। तो वैसे ही स्विट्जरलैंड में चले जाएंगे तो ज्यूरिख एक कैंटन है। ठीक, ज्यूरिख की बात करेंगे, जेनेवा की बात करें, बर्न की बात करें, बासेल की बात करें, है ना, इसके अलावा सेंट गैलन की बात करें, वाले की बात करें, ये सब यहाँ पे प्रमुख कैंटन्स हैं। नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट ऐसे ही एज जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो वैसे ही ज्यूरिख जो है वो सबसे बड़ा कैंटन है। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का उत्तर प्रदेश है, बात खत्म। ठीक, तो वहां पर उसे सबसे ज्यादा सीटें मिल जाती है। कहां पर? अगर हम लोग बात करें तो नेशनल काउंसिल में, है ना। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें, कंसिडर करें काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा की बात करें स्विट्जरलैंड की, तो यहां पे कितने आपको सीट्स देखने को मिलेंगे? 46 सीटें। और कैंटन्स कितने हैं? 26 कैंटन है। 26 कैंटन है टोटल, जिसमें से 20 जो है वो पूर्ण कैंटन है और 6 जो है वो हाफ कैंटन है। अब ऐतिहासिक कारणों से ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। पूर्ण कैंटन और हाफ कैंटन में ऐसा नहीं है कि अधिकार कम है अधिकार ज्यादा, ऐसा कुछ खास नहीं है। ऐतिहासिक कारणों से ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है क्योंकि पहले जो बेसिकली कन्फेडरेशन था स्विट्जरलैंड, उसके बाद फेडरेशन में चेंज हुआ, है ना। तो ऐतिहासिक परंपराओं के कारण से कुछ ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है जिसके तहत 20 जो कैंटन हैं जिन्हें
पूर्ण कैंटन, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, और बाकी को जो बेसिकली हाफ की बात, इसको क्या हो गया भाई, ठीक है, बाकी 6 की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो इन्हें हाफ कैंटन जो है वो कहा जाता है। अब हाफ कैंटन के पास बेसिकली अगर हम लोग बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट्स में प्रतिनिधि भेजने की बात करें, तो हर हाफ कैंटन जो है वो एक एक प्रतिनिधि भेज सकता है। तो 6 हाफ कैंटन है तो 6 प्रतिनिधि जाएंगे, ठीक है, और 20 पूर्ण कैंटन है, फुल कैंटन है, तो हर फुल कैंटन जो है वो 2 प्रतिनिधि भेज सकता है अपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो 20 है तो कितने हो गए, 40, तो 40 और प्लस 6 टोटल कितने सीट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, 46। क्लियर है। पूर्ण कैंटन की बात करेंगे तो प्रत्येक से 2-2 प्रतिनिधि जाते हैं, टोटल हो गए 40, और हाफ कैंटन की बात करें तो प्रत्येक से 1-1 प्रतिनिधि जाएंगे, तो 6 कैंटन है हाफ, 6 प्रतिनिधि चले गए, 40 हो गए फुल वाले, 6 हो गए हाफ वाले, टोटल हो गए 46 सीट्स। क्लियर है यहां तक। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये हम लोग बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। और दोनों ही जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सदन है, इनके पास जो पावर है वो सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी कानून बनाना है, बजट पास करना है, कोई भी फैसले लेने हैं, ठीक है, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा पास जब तक कि दोनों के दोनों सदन उसे पास न कर दे, है ना। नेशनल काउंसिल को भी करना है, काउंसिल ऑफ स्टेट को भी करना है, दोनों के द्वारा पास करना जरूरी है। अगर किसी प्रकार का कोई भी मतभेद हो जाता है तो यहां पर संयुक्त समिति जो है बनाई जाती है ना, जिसके द्वारा जो है इस पूरे मैटर को पास किया जाता है। संयुक्त समिति बनाई जा रही है, ज्वाइंट कमेटी बनाई जा रही है यहाँ पर दोनों सदनों की। हमारे यहाँ ज्वाइंट बेसिकली सीटिंग का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति बन जाती है, 6 महीने तक बिल पास हो ही नहीं रहे, तो इंडिया में क्या होता है, ज्वाइंट बेसिकली सीटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, संयुक्त अधिवेशन जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन नहीं है, यहाँ पर संयुक्त समिति है। संयुक्त समिति मतलब नेशनल काउंसिल की बात करें, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, अलग अलग मेंबर्स को मिला करके एक कमिटी बनाई जाएगी और उसके बाद इसे पास किया जाएगा अगर विरोध हो जाता है तो। अदरवाइज अलग अलग पास करना तो जरूरी है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। चौथा हम देखते हैं संघीय सर्वोच्च न्यायालय, यहां की सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली मतलब बिल्डिंग है, भवन है, वो आपको देखने को मिलेगी लुसाने में, स्विट्जरलैंड की लुसाने में देखने को मिलेगी। बर्न जो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, राजधानी है, लेकिन बर्न में ये देखने को नहीं मिलता, ये लुसाने में देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर कितने जजेस देखने को मिलेंगे, तो 38 यहां पर होते हैं फुल टाइम जजेस और 19 यानी कि 19 होते हैं अंशकालिक पार्ट टाइम जजेस। और इन जजेस की नियुक्ति की जाती है स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि फेडरल असेंबली के द्वारा इन जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही है, ठीक है। 38 होते हैं फुल टाइम जजेस, 19 होते हैं पार्ट टाइम जजेस, ठीक है। संसद के द्वारा चुनाव किया जाता है, कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष का, बट दोबारा से अपॉइंट किए जा सकते हैं। और मैक्सिमम जो इनकी एज होती है वो होती है 68 ईयर्स। अपने इंडिया में कितनी होती है, चलो कमेंट बॉक्स में बता दो भाई फटाफट से, जितने भी लोगों को पता है। काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। तो भारत में बेसिकली जजेस जो हैं वो अधिकतम कितने वर्ष तक, कितने वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में करते हैं 68 ईयर्स तक। भारत के कितने साल तक काम करते हैं कमेंट में बता देंगे सभी, ठीक। चुनाव जब किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, यहाँ की फेडरल असेंबली के द्वारा, किनका, जजेस का, तो ध्यान दिया जाता है कि भैया सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, चारों भाषाओं और विभिन्न कैंटनों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व बना रहे, ठीक है। भाषा का भी प्रतिनिधित्व बना रहे, मतलब जजेस जो आ रहे हैं अलग अलग भाषा से हो, ऐसा ना हो कि 38 के 38 जो जज हैं वो जर्मन भाषा वाले आ गए, ऐसे में तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस, सभी भाषा का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। राजनीतिक दल जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, कैंटन्स का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि ज्यूरिख जो है वो सबसे बड़ा कैंटन है तो सारे के सारे जज ज्यूरिख से ही आ गए, जेनेवा से आ गए, ऐसा नहीं। सभी कैंटन का यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ के बेसिकली अगर बात करें संविधान का जो आर्टिकल है 190, जिसमें स्विट्जरलैंड सर्वोच्च न्यायालय संघीय संसदों द्वारा बनाए गए कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। जो यहाँ पर जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे संघीय संसद के द्वारा, सबको लागू किया जाएगा स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंटन जो है कानूनों की समीक्षा, जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है, कैंटन्स यहाँ के राज्य हो गए, हर कैंटन में अपनी विधायिका है, तो वो भी कानून बना सकते हैं, है ना। कैंटन अगर कोई कानून बना दे, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून या लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स में है उनके द्वारा बनाए गए कानून की क्या रिव्यू कर सकती है, क्या उनको खारिज कर सकती है। तो जब राज्यों की बात कर रहे हैं यानी कि कैंटन की बात कर रहे हैं, कैंटन के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया, ठीक है, तो यहां पर उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट कैंटन्स के द्वारा, कैंटन्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, अगर वो पाती है कि ये यार संविधान के दायरे में नहीं आ रहा है, तो उसको रद्द कर सकती है। स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। आप इमेजिन करो कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों की विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है। मैं ठीक ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट वहां की कैंटन्स के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है, अगर वो संविधान की सीमा से बाहर है तो। जबरदस्ती का रद्द नहीं करेंगे भाई, है ना। संविधान के दायरे से अगर बाहर है तब की बात कर रहे हैं। लेकिन वही कानून अगर भारत सरकार के द्वारा बनाया गया हो तो, केंद्र सरकार की बात, इंडिया के एग्जांपल से समझ रहे हैं, राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसे रद्द नहीं कर रही है। इंडिया में हालांकि ऐसा नहीं है, इंडिया में तो कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा जो है वो राज्य, केंद्र, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी कानून हो सब पर अवेलेबल है। स्विट्जरलैंड में नहीं है ऐसा। स्विट्जरलैंड में राज्य के कानूनों को रद्द कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर कानून जो है केंद्रीय संसद के द्वारा बनाया गया हो, फेडरल असेंबली ने कोई कानून बनाया हो, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द नहीं कर सकता। तो ये क्या बात हुई सर, राज्य द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकते हैं, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी रीजन है। क्या है रीजन? कानूनों की समीक्षा, केंद्रीय कानून की समीक्षा न करने के पीछे क्या रीजन दिए गए हैं यहां पर? जनता की संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेंटी। आप स्टार्टिंग का याद करो, पॉपुलर इनिशिएटिव, ऑप्शनल रेफरेंडम, मैंडेटरी रेफरेंडम। जनता के पास पावर है सुप्रीम, यहां पर स्विट्जरलैंड में जनता डिसाइड कर सकती है कि भैया बेसिकली संविधान में संशोधन करना है, क्या चीज बदलाव करना है, तो ये सब जनता के पास है ना पावर, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यहां पर ये पावर नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको आप खत्म कर सको। संसद का कानून जो है वो जनता की इच्छा है, क्योंकि आपको क्या पता है, यहां पर आपको पता है कि फेडरल असेंबली जब भी कोई कानून बनाती है तो 100 दिन का समय सीमा होती है कि नहीं होती है? 100 दिन की समय सीमा, जिसके भीतर या तो 50,000 जो नागरिक है वो अपना हस्ताक्षर करके सरकार को दे दे, मतलब हम इसका सहमत, अब इस कानून को लागू नहीं करना चाहते करके, या 26 कैंटन है तो 8 कैंटन जो है सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर दे, भैया हम नहीं चाहते कानून लागू हो। तो फिर ऐसे कंडीशन में जनमत संग्रह कराना पड़ेगा, और जनमत संग्रह कराया जाएगा तो बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो भैया 100 दिन के विंडो होता है सभी बेसिकली नागरिकों के पास। तो जब नागरिकों ने उस कानून को अपना लिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है बाद में उस कानून को अवैध कैसे घोषित करे? इसी कारण से यहां पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। तो जब जनता ने अपना लिया है तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है भैया रद्द करने वाला? समझ गए बात? तो ये कंसेप्ट है यहां पे। यदि जनता असंतुष्ट है तो वैकल्पिक जनमत संग्रह के जरिए कानून को खुद ही रद्द कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है यहां पर? तो ये एक रीजन है, काफी मजेदार रीजन है, ठीक है। दूसरा क्या रीजन है? जजों की तानाशाही से बचाओ। मतलब सबसे मेन रीजन तो यही है ना, जजों की तानाशाही से बचाओ। गैर निर्वाचित जजों को जनता और संसद के ऊपर वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। यहां जनमत संग्रह जो है जजों की न्यायिक समीक्षा से ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है ना, इंडिया में जनमत संग्रह जैसी कोई चीज तो है नहीं मेरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होना सही भी है। लेकिन इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में काश ऐसे बदलाव अगर होंगे इन फ्यूचर, कभी अगर हुए तो क्या अच्छा दिन देखने को मिलेगा। मतलब है ना, मोदी जी तो बोल के चले गए अच्छे दिन आएंगे आएंगे, वेट ही कर रहे हैं सब कोई, ठीक है। तो रियलिटी में अगर पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होता है ना अगर, तो काफी सारी चीजें जो है वो ग्राउंड लेवल पर आपको बदलती हुई देखने को मिल जाएगी,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि केंद्रीय कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकती, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को कर सकती है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंटनल व्यवस्था और असाधारण स्वायत्तता, ये क्या है? स्विट्जरलैंड में आपको 26 कैंटन देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 20 पूर्ण कैंटन है, 6 हाफ कैंटन है, और संघवाद यहाँ का जो है वो दुनिया का सबसे मजबूत संघवाद में से एक है। हर कैंटन का आप देखेंगे अपना अलग संविधान है, अपनी अलग विधायिका है यानी कि संसद है, अपनी अलग सरकारें हैं, अपनी अलग अदालतें हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण जो मैटर है, नागरिकता की बात करें, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय टैक्स, ये सब के जो नियम है खुद बनाते भी आएंगे, क्योंकि नागरिकता तो आपको पता है त्रिस्तरीय है यहाँ पर, फेडरल, उसके बाद कैंटन्स की, उसके बाद कम्यून्स की, तो त्रिस्तरीय नागरिकता है। तो ये सब सिस्टम हमको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड के कंटेक्स्ट में अगर बात करें। अवशिष्ट शक्ति यानी कि रेसिडुअरी पावर, पिछली क्लास याद करो अमेरिका वाला। भारत में आपको पता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। अमेरिका में आपको पता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। अवशिष्ट शक्तियां मतलब वो पावर्स जो ना तो केंद्र सूची में बताई गई है, संघ सूची में बताई गई है, ना ही राज्य सूची में बताई गई है। तो अमेरिका में तो कोई समवर्ती सूची है ही नहीं, तो वहां पर रेसिडुअरी पावर जो है वो डायरेक्ट दी गई है स्टेट्स को, है ना। जो ऐसा टॉपिक है जो संघ सूची में नहीं है, जो राज्य सूची में नहीं है, तो उस पर कानून कौन बना सकती है? राज्य सरकार, अमेरिका में। इंडिया में अगर बात करें तो ऐसा कोई विषय है जो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, और इंडिया में क्योंकि समवर्ती सूची भी है तो समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। यहां पर रेसिडुअरी पावर जो है वो किसे दी गई है? जो शक्तियां विशेष रूप से केंद्र के पास है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, ये सब तो केंद्र के पास है। ठीक है, वे सभी शक्तियां स्वतः ही कैंटनों के पास, मतलब जो शक्तियां विशेष रूप से केंद्र को नहीं दी गई है वे सभी शक्तियां स्वतः ही कैंटनों के पास सुरक्षित है। ठीक है, मतलब देखो यहां पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी केंद्र के पास कौन कौन से यहां पर ऐसे मैटर्स है जिसमें वो कानून बना सकती है, कौन कौन से वो मैटर्स है जिसमें राज्य कानून बना सकती है। और अगर ऐसा कोई टॉपिक अगर आपको नहीं देखने को मिलेगा केंद्र के लिस्ट में, राज्य के लिस्ट में, तो वो जो पावर्स है यहाँ पर कैंटन्स को दी गई है, राज्यों को दी गई है। ठीक है, यहां पर आयकर की बात करेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। हर कैंटन में अलग अलग दरें होती है। कैंटन जो है अपनी आवश्यकता के हिसाब से टैक्स दर तय करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इंडिया में तो जीएसटी आ गया, और बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस में तो जीएसटी है नहीं। तो यहां पर हर कैंटन अपना अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम लगाता है। इंडिया में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीजें जो है वो डिफरेंट है यहां पर। ठीक, तो इसे ध्यान में रखेंगे ना। इसके बाद बात करें छोटे कैंटन की, बात करेंगे तो यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है ना। कैंटन्स में अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ छोटे कैंटन्स, हाफ कैंटन्स की अगर बात करेंगे, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? साल में एक बार सभी वयस्क नागरिक जो है एक बड़े मैदान में जमा होते हैं और नागरिक हाथ उठा करके नए कानूनों को मंजूरी देते हैं, बजट पास करते हैं, अपने स्थानीय जज अधिकारियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रांतीय सभाएं आपको देखने को मिलेगी। छोटे छोटे जो कैंटन्स है वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ना कि सारे कैंटन्स में। तो फिर भी काफी अच्छी व्यवस्था है कि भाई मैदान में सबको आ जाते हैं, हाथ उठा करके बता रहे हैं, गिनती हो जाती है, काउंटिंग प्रॉपर, है ना, कौन समर्थन में है कौन नहीं है। तो जो बड़े उच्चाधिकारी उनकी नियुक्तियों की बात करें, है ना, इसके अलावा बजट पास करने की बात करें, तो ये सब पर फैसला जो है वो जनमत संग्रह एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं उसके द्वारा लिया जा रहा है। ठीक, तो ये चीजें भी हमको देखने को मिलती है स्विट्जरलैंड में। और लास्ट में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, कुछ बेसिक कंपैरिजन कर लेते हैं। कार्यपालिका के स्वरूप की तुलना अगर हम लोग करें तो अमेरिका में आपको पता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, सारी की सारी पावर वहां पर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास। और राष्ट्रपति क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो सरकार के भी प्रमुख, राज्य के भी प्रमुख, दोनों एक ही व्यक्ति है, राष्ट्रपति। ब्रिटिश की अगर बात करें और सेम भारत में भी अगर बात करें तो यहां पर पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में आपको पता है एक होता है सरकार का प्रमुख जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होते हैं राज्य के प्रमुख। भारत में तो क्योंकि वो निर्वाचित है तो हम उसे कहते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वंशानुगत पद्धति चल रही है, तो राजा रानी देखने को मिलेंगे, किंग चार्ल्स तृतीय जो अभी करंट में अभी राजा है वहां पे, तो वो औपचारिक प्रमुख है ना, उनके पास कोई पावर तो है नहीं, नाम मात्र के प्रमुख है वो। तो संसदीय प्रणाली है।
स्विट्जरलैंड में चले जाएंगे तो यहां पर बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है प्रमुख। यहां पर 7 होते हैं टोटल मिनिस्टर्स या सेक्रेटरी आप बोल सकते हो, और सातों के सातों मिलकर के काम करते हैं, सातों की पावर भी बराबर है। तो ये स्विस प्रणाली में देखने को मिलता है अगर कार्यपालिका का कंपेयर किया जाए तब की केस में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्थायित्व बनाम उत्तर दायित्व की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, यहां पर अगर बेसिकली हम लोग समझें, अमेरिकी प्रणाली में आपको पता है 4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का। महाभियोग लाकर उन्हें हटाया जा सकता है अगर वो गंभीर भ्रष्टाचार के, दुराचार के, दुष्कर्म के आरोपी हैं तो ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। ब्रिटेन की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, तो आपको पता है कि भैया यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि भैया अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिराया जा सकता है ना, और जब तक बहुमत प्राप्त है तभी तक सरकार रहेगी, ठीक है। स्विट्जरलैंड में अगर बात करेंगे तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है और ये पूरी तरीके से स्थिर है, अविश्वास प्रस्ताव होता ही नहीं है, सरकार को गिराना यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, 4 वर्ष का स्थिर कार्यकाल होता है, ठीक। और आपको पता है कि 7 यहाँ पर बेसिकली होते हैं मिनिस्टर्स टोटल, जिसमें से एक प्रेसिडेंट रहता है, और जो 3 प्रमुख बड़ी पार्टी हैं, 3 से आ जाएंगे 2-2 मेंबर, और चौथी बड़ी पार्टी है वहां से आ जाएंगे 1 मेंबर, तो टोटल हो गए 7, है ना। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। जनमत संग्रह भी देखने को मिलेगा, इनिशिएटिव भी देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, जो विश्व के बाकी अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता करंट टाइम पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जब अगर हम लोग कानून निर्माण की अगर बात करें, ठीक है, अंतिम शक्ति की बात करें किसके पास है, तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है असंवैधानिक। ब्रिटेन में तो वहां पर भैया पार्लियामेंट ही प्रमुख है, ब्रिटेन में। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में भी न्यायपालिका जो है, अगर कोई ऐसा कानून है जो चाहे केंद्र सरकार ने बनाया या राज्य सरकार ने बनाया है और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे रद्द कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट प्रमुख है, तो ब्रिटेन में वहां पर न्यायिक समीक्षा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना, यहाँ पर मिस मत करना, ठीक है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास है ब्रिटेन वाली, तो ध्यान में रखना। अमेरिका में न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है संसद द्वारा बनाए गए कानून को। ब्रिटेन में क्योंकि पार्लियामेंट प्रमुख है, पार्लियामेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो वहां पर न्यायिक समीक्षा जैसी कोई पावर नहीं है कोर्ट के पास। इंडिया में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है जो हमने अमेरिका से ही अपनाया है। और स्विट्जरलैंड में जैसा मैंने आपको बताया कि राज्यों के द्वारा, कैंटन्स के द्वारा बनाए गए कानूनों को तो रद्द किया जा सकता है इफ दे आर, अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं है, ठीक है, संविधान की सीमा के अगर बाहर के हैं तब फिर उन्हें रद्द किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार, फेडरल असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून को वो रद्द नहीं कर सकती। कौन? स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है वहां पर? जनता है ना। कानून पास हुआ 100 दिन का अंतर्गत भाई टाइम पीरियड है, विंडो है, आप चाहे तो फिर रद्द कर सकते हो, है ना। आपको पता है पॉपुलर इनिशिएटिव की बात करें तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, कोई भी एक व्यक्ति का पद जो है निरंकुश नहीं बनता, साथ के साथ यहां पर कार्यपालिका हम देखने को मिलेंगे। आम सहमति, विभिन्न विचारधारा की पार्टी मिलकर के देश चलाती है, जैसे मैंने आपको बताया ना 4 प्रमुख पार्टी है जो मिलकर के देश चलाती है, विपक्ष जैसा सिस्टम ही नहीं है, यहां पर सब मिलकर चला रहे हैं। और नागरिकों की सीधी भागीदारी, जनता केवल दर्शक नहीं है बल्कि असली नीति बनाती है। भाई पॉपुलर इनिशिएटिव की बात करें, है ना, ऑप्शनल रेफरेंडम की बात करें या मैंडेटरी रेफरेंडम की बात करें, इसके द्वारा जनता जो है वो भूमिका निभा रही है। चुनाव में वोट देकर के जनता का काम खत्म नहीं हुआ, हर संसद द्वारा बनाया गया कानून के बाद जनता की मंजूरी जरूरी है। अगर विरोध करना है तो फिर 50,000 नागरिक जो है अपना हस्ताक्षर के साथ दे सकते हैं ज्ञापन, या 8 कैंटन ज्ञापन दे सकते हैं सरकार को, भैया जनमत संग्रह कराओ, तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये हमको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड का, काफी बेहतरीन यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड का। और आज का जो लेक्चर है वो फिलहाल यहीं तक। अब आप मुझे बताओ यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपको कैसा लगा? क्या इसी प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में लागू करना चाहिए? और अगर क्या इंडिया में लागू हुआ ये तो क्या सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा? आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इससे पहले हमने ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, पिछली क्लास में हमने अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जाना, और आज की क्लास में हमने स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश की है। प्रश्न यहाँ से कैसे कैसे आएंगे वो जल्द ही आपको यूट्यूब पर आपको MCQ वीडियो जो है इसकी जल्द मिलेंगी, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
और इसके बाद जो अगली क्लास होगी हमारी कल, आज की क्लास तो बेसिकली यूट्यूब पर हो रही है, अगली जो क्लास हमारी एप्लीकेशन पर होगी और उसमें हम लोग फ्रांस के और चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे दोनों को। तो कल बेसिकली हम लोग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को समाप्त कर लेंगे। एक वीडियो जो है हमारा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, राजनीतिक दल के बारे में, दबाव समूह के बारे में हमने डिस्कस किया था। राजनीतिक दल के बारे में जो वीडियो है वो जल्द ही आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोग राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को हम लोग समाप्त कर लेंगे कल की हमारी क्लास में जो एप्लीकेशन पर होगी, ठीक है। और इसके बाद एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक। तो जितने भी लोग हैं जो बेसिकली साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को यार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अब आपको पता है कि सहायक शिक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है, शिक्षक का भी बेसिकली नोटिफिकेशन, मतलब पदों का विवरण जो है वो आ चुका है। अब केवल व्याख्याता का ही बाकी है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में ही, ज़्यादा दिन का वेट करना नहीं पड़ेगा, व्याख्याता के बारे में भी आपको जो पोस्ट की जानकारी है, सिलेबस वो जल्द देखने को मिलेंगे। जितना अनुमान है, जितना बेसिकली सोर्सेस से पता चल रहा है, लगभग 100 के आसपास पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट जो है आने वाले हैं। काफ़ी बड़ी संख्या होती है, 100 पोस्ट की बात करें, छोटा मोटा नंबर नहीं है ना। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी तो साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लगातार जो है एडमिशन्स होते जा रहे हैं और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये तो वो लोग हैं जो कोर्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करेंगे, है ना। ये तो बात हो रही है साध्य पीएससी एकेडमी की, और भी अलग अलग बेसिकली कोचिंग एकेडमी से लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेटर लग रही है क्लासेस यहाँ की, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाए, तो साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, सोचना ये मत कि भैया लगा लेंगे आसानी से, आसानी से आजकल कुछ नहीं होता है, ठीक। हर फील्ड में कंपटीशन है, ना सिर्फ जॉब में यार, बिजनेस में चले जाओ, एग्रीकल्चर में चले जाओ, हर फील्ड में कंपटीशन है, बिना कंपटीशन के कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान में रखेंगे, जो इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी से, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो। अगर मैं आपको बताऊं, कोर्स की जो फीस है पॉलिटिकल साइंस की वो है 4999 इस समय, डिस्काउंट करके प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो आप साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ये पॉलिटिकल साइंस की जो कोर्स की जो फीस है वो 4999 देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें, आपको मुझसे कोई पर्सनली जानकारी चाहिए, आपको कुछ पॉलिटिकल साइंस के मैटर में अगर आपको कोई सवाल है, तो आप मुझसे भी आपके जो मैसेज है वो मुझे कर सकते हैं आप 9685569666। ये जो है ना, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तब की केस में। एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, आपके अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।